नमस्कार साथियों। आज हमारा फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र में चैप्टर 3 खाद पर बात करेंगे। अगर आप क्लास 12th के इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो जैसे कि खाद हमारा चैप्टर नंबर 3 है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है खाद की परिभाषा लिखिए। खाद की परिभाषा लिखिए। तो हम सिंपल सा यदि परिभाषा की बात करें तो जल के अतिरिक्त वे सभी पदार्थ जो भूमि पर मिलाए जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। भूमि के में जल के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ जिससे क्या होते हैं? उर्वरता शक्ति बढ़ती है, क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। तो ये नॉर्मल सी परिभाषा है खाद की। आगे बढ़ते हैं हम। खाद के उपयोग महत्व को लेकर के यदि प्रश्न आता है तो सबसे पहले ये भूमि का पोषक तत्व बढ़ाते हैं। भूमि में पोषक तत्व बढ़ाते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं, और आपका भौतिक स्वरूप, भौतिक संगठन मृदा का ठीक करते हैं। और आगे हम बात करें तो इससे भूक्षरण में भी कमी आती है। ठीक है। तो और अल्टीमेटली उपज की प्राप्ति तो अधिक होती ही है। तो ये हमने खाद का महत्व देखा। खाद में वर्गीकरण की बात करें तो खाद के वर्गीकरण को लेकर के प्राकृतिक या जैविक खाद और अकार्बनिक या उर्वरक, है ना, खाद एवं उर्वरक। तो ऑर्गेनिक जितनी भी प्राकृतिक खाद होती है वो सब वनस्पतियों द्वारा या जंतुओं द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ प्राकृतिक खाद लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे आपका इनऑर्गेनिक या उर्वरक। तो ये सब फैक्ट्री में बनेंगे और ये सब हमारे फार्म पर बनते हैं। इनमें का ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, उर्वरक में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। उर्वरक हर साल डालना पड़ता है और इनका प्रभाव 3 से 4 साल तक के रहता है। तो इस प्रकार से हम इनमें वर्गीकरण कर लिया, हमने इनमें अंतर देख लिया। ठीक है। आगे हम देखते हैं FYM या गोबर की खाद। तो गोबर की खाद आप सभी लोग जानते हैं। गोबर की खाद एक रिच नेचुरल मैन्योर के रूप में आता है। गोबर की खाद, इसके लिए रॉ मटेरियल गोबर यूज होता है। अब इसको बनाने के कई तरीके हैं। इसमें यदि हम ये देखें अल्टीमेटली इस खाद में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश पाया जाता है, तो NPK 0.25 0.10 और थर्ड है 0.2512। मतलब इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटाश पाया जाता है। और FYM के संगठन के बाद हम आगे देखें। FYM के संगठन के बाद देखें कि इनको कौन कौन से फैक्टर जो हैं इफेक्ट डालते हैं या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो काइंड ऑफ एनिमल की किस प्रकार का एनिमल है ना। क्योंकि गोबर खाद सबसे अच्छा किसका माना जाता है? पोल्ट्री से माना जाता है, क्योंकि इसके एक भाग में गाय के गोबर की अपेक्षा 5 गुना अधिक नाइट्रोजन, 6.5 गुना अधिक फास्फोरस और 3.5 गुना अधिक पोटाश होती है। उसके बाद भेड़ का और उसके बाद गाय का। उसके बाद अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन कितना है, गोबर कितना है, उस हिसाब से देखें। एज ऑफ एनिमल भी इसमें इफेक्ट डालती है। एज ऑफ एनिमल। अगला है पशुओं का कार्य। मतलब हम ये देखें कि अगर बराबर खली खिलाएं पशु को
बराबर उन्हें चारा देते रहें, तो उनसे और मेहनत का काम करने वाले की अपेक्षा दूध देने वाले पशुओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ज़्यादा होता है। और स्टेट ऑफ लैक्टेशन मतलब किस अवस्था में है अभी, तो उसमें भी इसका फर्क पड़ता है। पशुओं की दशा मतलब यदि पशु रोगग्रस्त है, डिजीज है उसको और हेल्दी नहीं है, तो उसका एक अलग असर पड़ेगा, और जो स्वस्थ पशु होंगे उनसे अलग असर पड़ेगा। और किस कंडीशन में है, कंडीशन ऑफ एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट है लिटर। लिटर का उपयोग किस में करते हैं? लिटर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है आपका कुक्कुट पालन में। ठीक है, तो ये हमने प्रभाव डालने वाले कारक देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ FYM प्रिपरेशन। कौन कौन सी मेथड है FYM प्रिपरेशन की? तो सबसे पहले हीप होती है, मतलब गड्ढा बना के आप रख दीजिए। उसके बाद होता है पिट मेथड, होता है कि आप एक गड्ढा खोद दीजिए, यहाँ ढेर बना के रखना है तो इसमें गड्ढा खोद के डाल देना। और अगला होता है लूज बॉक्स सिस्टम। लूज बॉक्स में एक बॉक्स होता है, उसमें हम पक्के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। हमने अक्सर गाँव में देखे ही हुए हैं इस प्रकार के। ठीक है, और अगला है गोबर खाद तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं गोबर खाद के लाभ। तो यह एक पूर्ण खाद है। क्या है? एक पूर्ण खाद है। पौधों को सभी आवश्यक तत्व इससे मिल जाते हैं। गोबर खाद के लाभों में सबसे पहले देखें तो ये एक पूर्ण खाद के रूप में माना जाता है, और इससे भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो वहीं जल शोषण क्षमता भी बढ़ती है भूमि की। अगला देखें हम इसका महत्व या लाभ। तो इससे वायु में वायु संचार अधिक होता है। भूमि जो वायु संचार है वो इससे अधिक होता है। अगला देखेंगे तो जो भूमि है, मृदा है, उसकी भौतिक दशा, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। तीनों प्रकार की दशाओं में सुधार किससे होता है? खाद को डालने से होता है। अगला है भूचरण की मात्रा में कमी आती है, और लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गोबर खाद से आगे क्या लाभ है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कंपोस्ट क्या है। तो कंपोस्ट सिंपल सा फंडा है कि घर में कूड़ा करकट, पशुओं का मल, गोबर आदि सब कुछ मिला के हम विशेष दशाओं में विच्छेदन द्वारा जो खाद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद। देखिए, गोबर खाद में केवल गोबर होगा, कंपोस्ट में गोबर प्लस कूड़ा करकट भी होगा, फसल अवशेष होंगे। क्या होंगे? प्लस फसल अवशेष। आपने अक्सर गांव में नाडेप देखा होगा, नाडेप का टांका गवर्नमेंट ने लगभग सभी पंचायतों में बना रखा है। तो वो इसके पीछे रीज़न यही कि आप इससे कंपोस्ट तैयार करें। तो कंपोस्ट तैयार करने की विधियों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले पुरानी विधि, ओल्ड मेथड देखेंगे। ओल्ड मेथड तो पहला इसका इंदौर विधि और बेंगलोर विधि। ठीक है, उसके बाद यदि हम न्यू मेथड की बात करें तो नाडेप पहली, दूसरा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो नाडेप में कूड़ा करकट मिला के रख दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक खाद 1 से 1.5 महीने में बन जाती है। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि गोबर प्लस केचुआ, इसमें केचुए के द्वारा गोबर का विच्छेदन होता है और उससे
वर्मी कंपोस्ट बनती है। तो ये इस प्रकार की हम पांचों मेथड के बारे में हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्मी कंपोस्ट का महत्व बताइए। वर्मी कंपोस्ट का महत्व बताइए, वर्मी का महत्व बताइए। तो सबसे पहला, ये 8 से 10 गुना हाई है किससे? गोबर खाद से। गोबर खाद से इसमें सारी चीज़ें 8 से 10 गुना ज़्यादा होती है। इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे मृदा में सूक्ष्म जीवों का गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तीसरा हम देखेंगे, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मृदा में वायु संचार बढ़ता है। ठीक है, वायु संचार में बढ़ोतरी होती है, मृदा की भौतिक दशा सुधरती है, मृदा की जैविक दशा सुधरती है, और मृदा में जीवांश की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। जीवांश की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो ये हमने अभी देख ली। अगला है हरी खाद। हरी खाद हम सभी जानते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो हरी खाद से तात्पर्य उन सभी फसलों से जिन्हें भूमि पर दबाकर सड़ाया जाता है, जो भूमि के लिए आवश्यक उर्वरक तत्व प्रदान कर सकती हैं। मतलब हम ऐसा कहें कि हमारा उद्देश्य क्या है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना। इसके लिए हम क्या करते हैं? दलहनी एवं अदलहनी फसलों को उगाते हैं, और उसके बाद फूल आने के पहले इनको खेत में दबा दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने से है। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी हरी खाद की परिभाषा। हरी खाद की परिभाषा से हम ये परिभाषा हमने देख ली। अब हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव कौन कौन सा करना है? तो कौन कौन सी होनी चाहिए? शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, गहरी जड़ें वाली होनी चाहिए, शाखाएं युक्त, क्योंकि शाखाएं ज़्यादा होंगी तो पत्तियां ज़्यादा होंगी, पत्तियां ज़्यादा होंगी तो अधिक से अधिक उसका कार्बनिक पदार्थ बनेगा उसके अंदर, और उसके बाद जब हम उसको पलटा के अपने खेत में डालेंगे तो उससे खेत में उर्वरता ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा, फसल कोमल तने वाली होनी चाहिए, शीघ्र सड़ जाए। अगर फसल कठोर तने वाली होगी तो सड़ने में टाइम लगेगा, और यहाँ हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि हमको अगले फसल की बुआई करनी होती है। फसल का बीज सस्ता और सुविधापूर्वक उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपने महंगा बीज लगाया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ये तो केवल आप उर्वरक के रूप में इसको लगा रहे हैं, ना कि इससे आप उपज लेंगे। तो इस प्रकार देखिए कि आपकी जो हरी खाद के लिए जो बीज है वो सिलेक्शन जो आपने किया है उसका रेट बहुत ज़्यादा ना हो, और जलवायु की विषम परिस्थितियां हो तो भी हमारी जो फसल है, जो हमारा हरी खाद की फसल है वो खड़ी रहे। वहीं रोग एवं कीट प्रतिरोधी होनी चाहिए। अगला है बीज उत्पादन क्षमता अधिक होनी चाहिए। ये लगभग 90 से 95% होनी चाहिए। अगला है जल्दी तैयार होने वाली फसल रखना है। ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबे समय तक के फसल तैयार हो रही है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और ये जो हम क्रॉप का चुनाव करेंगे ये क्रॉप रोटेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी क्रॉप रोटेशन के साथ हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और उत्पादन व्यय कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने का गुण भी होना चाहिए। तो मोस्टली चाहिए कि आप इसमें दलहनी फसलों का ही चुनाव करें। तो ये अभी हमने हरी खाद के लाभ देख लिए। अब कुछ हम ये देखते हैं कि कौन सी क्रॉप को हम एज हरी खाद के रूप में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोटोलेरिया जिंसिया, या जिसको हम सनई कहते हैं, उसको लगाते हैं। सनई लगा सकते हैं, ढेंचा
और हम आपका बरसीम लगा सकते हैं, उर्द को हम लगा सकते हैं, गवार को हम एज हरी खाद के लिए लगा सकते हैं, और दूसरा मटर को लगा सकते हैं। ये सभी हमको तब तक लगानी जब तक के उनमें फूल ना आ जाए। मूंग को लगा सकते हैं, लोबिया को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो ये 8-10 मैंने नाम बताए। इन नामों को याद रखिए। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। खाद जो है उसकी परिभाषा देखें तो मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वरता बढ़ाना है। खाद के उद्देश्य क्या है, खाद कैसे बनाई जाती है, खाद बनाने की विधियां क्या है, और आगे हम देखें तो उर्वरक क्या है, उर्वरक FYM या फार्म यार्ड मैन्योर गोबर खाद क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। और उसके बाद हम देखें तो हरी खाद की परिभाषा, हरी खाद से होने वाले लाभ, वर्मी कंपोस्ट से होने वाले लाभ, आपका गोबर खाद से होने वाले लाभ, और आपका कौन कौन सी फसलों को हम हरी खाद के रूप में लगा सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आज हमने देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।